हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहाँ से मुझे सुन रहा है बस ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों बच्चों? मैंने एक छोटा सा रील भी आपके साथ शेयर किया था रिगार्डिंग दिस वीडियो। मैंने आपके पूरे मॉड्यूल से जो ICAI का आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से टोटल मिलाकर सारे 15 चैप्टर्स, ऑल 15 चैप्टर्स 2, 3, 4, 5 आप देख पा रहे हो, सारे 15 के 15 चैप्टर्स से कुल 36 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए बच्चों। ये 36 वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपसे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बनने के बाद भी अगर आपने इन्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया है, एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है बुक्स में, उन कॉन्सेप्ट से अलग हटकर उनका इम्प्लीकेशन होता है, अलग हटकर वो इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। वो सीधे सीधे उस कॉन्सेप्ट को लगाने से सॉल्व नहीं होते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरहेड है, अब उसमें यार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, यू नो कैसे सॉल्व करना है। पर जब उसमें कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाता है, जैसे उसमें एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, या उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन है कि अगर आपने उन्हें एक बार देखा नहीं है करके और वो एग्जाम में आ जाएंगे, तो तुम कितना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हो, तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बच्चों। तो इसीलिए मैंने ऐसे कुल 36 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं पूरे मॉड्यूल से, सारे मिला के 15 चैप्टर से, जो तुम्हें एग्जाम देने से पहले करने ही चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि कॉस्ट में तुम एक्सेप्शनल मार्क्स स्कोर करो, तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस है 36 क्वेश्चंस। इन स्पेशल 36 को कर लो तो आपको एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट अगर कुछ अलग तरीके का पेपर बनता है तो यही क्वेश्चंस हैं जो उन पेपर में आपको स्कोर कराकर देंगे। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये लिस्ट मैंने बना रखी है बच्चों। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल 15 चैप्टर्स। कहां से कौन से क्वेश्चंस हैं जो अलग हटके हैं वो मैंने बना रखा है। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज मटेरियल से, कि कौन कौन से क्वेश्चंस मटेरियल में हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। आप मेरी बात को समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ ही जाएंगे, माइंड माय वर्ड्स। मैंने ये नहीं बोला है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला है ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं। एक्सेप्शनल बोले तो ऐसे क्वेश्चंस जो जब तक आपने लगाकर नहीं देखे होंगे, आप कितने भी 30 मार्क का हो, आपसे पेपर में ये सॉल्व नहीं होंगे। और ऑब्वियसली पेपर में तो ये पूछे जा ही चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। चलिए, तो मैं आपको शुरू करा रहा हूं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 दैट इज मटेरियल, इलस्ट्रेशन 7, 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ऐसा क्या है इन इलस्ट्रेशंस में जिसके कारण से सर ने इन्हें बोला है एक्सेप्शनल। बच्चों, मटेरियल चैप्टर में जो नॉर्मल EOQ लेवल सब आपने सीख रखा है, मैं उन पे बात नहीं करूंगा इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में मैं सिर्फ बात करूंगा ऐसी चीजों पर जो बिल्कुल हटके है, जिनका सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशंस जैसा नहीं है। देखिए बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला स्पेशल 36 में से क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू इन्वेंट्री स्टॉक आउट। बच्चों, इन्वेंट्री स्टॉक आउट का मतलब होता है, सपोज मैं एक समोसे वाला हूं, अब मैं रोज 500 समोसे तल के रख लेता हूं अपने काउंटर पे, अपनी शॉप पर, और किसी दिन कस्टमर आ गए 550 समोसे के, तो इसका मतलब 50 समोसे का कस्टमर खाली हाथ वापस चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टॉक आउट। अब स्टॉक आउट के केस में आपको दो बातें बस समझनी पड़ेंगी। तो सर आप एक काम करो ना, आप 550 समोसे तल के रख लो, और कस्टमर आ गया फिर 600 समोसे का, तो फिर वो वापस लौट जाएगा। तो सर आप 600 समोसे तल के रख लो, और कस्टमर आया, ध्यान से सुनना, 510 ही समोसे का, तो 90 समोसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे।
इसका मतलब आप ऐसे हवा में नहीं बोल सकते हो कि सर इतना मेंटेन कर लो फिर इतना और एक्स्ट्रा रख लो। भाई दो चीजें इन्वॉल्व होती है स्टॉक आउट में, एक अगर कस्टमर गया तो उसके जाने से मुझे क्या लॉस होगा, एक बात। दूसरा, लेकिन अगर क्योंकि कस्टमर खाली ना लौटे इसके लिए मैं एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करूं तो उसे मेंटेन करने के लिए मुझे जो उसकी कैरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, उस स्टॉक को रखने की जो कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि रोज ही 600 समोसे के कस्टमर आ जाए। आप समझ गए मेरी बात को? तो जब भी स्टॉक आउट का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको दो फैक्टर्स पे ध्यान देना है। एक, स्टॉक आउट होने से हमारा क्या लॉस हो सकता है, कस्टमर खाली लौट गया उससे मेरा कितना प्रॉफिट नहीं मुझे मिल पाया, मैं नहीं कमा पाया। और दूसरा, लेकिन अगर मैं कस्टमर ना लौटे इसके लिए एक्स्ट्रा स्टॉक बना के रख लूं और कस्टमर खरीदने ही ना आए तो उस स्टॉक को कैरी करने की भी तो एक कॉस्ट होती है। तो मुझे इन दोनों बातों को ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में स्टॉक आउट का क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। मेसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स इन 4-wheeler टायर्स एंड ट्यूब्स। It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year end 22-23, the reports of sales manager revealed that Messrs Tyro Tube experience stock out. वो बोल रहे हैं ये लोग टायर बेचते हैं 4-wheeler और 2-wheelers के, और 4-wheelers के बेचते हैं। टायर जो कार के अंदर टायर लगते हैं उनकी बात हो रही है, और इनके सेल्स मैनेजर ने स्टॉक आउट के बारे में बताया कि लास्ट ईयर भाई साहब बहुत सारे कस्टमर खाली लौट गए, टायर खरीदने आए थे। ऐसा कितने बार हुआ, क्या डेटा है, डेटा देखो। उन्होंने बोला है स्टॉक आउट ऑफ 100 टायर्स। माइंड इट, 100 टायर्स का स्टॉक आउट होने का मतलब मान लो मेरी इन्वेंट्री में 500 टायर रखे थे और कस्टमर कितने टायर के आ गए, 600 टायर के, तब 100 टायर का स्टॉक आउट होगा। ऐसा लेकिन कितने बार हुआ है, टोटल 2 बार हुआ है साल भर में। 80 टायर का स्टॉक आउट ऐसा साल भर में 5 बार हुआ है। 50 टायर का स्टॉक आउट ऐसा साल भर में 10 बार हुआ है। 20 टायर का स्टॉक आउट ऐसा साल भर में 20 बार हुआ है। 20 टायर, 500 टायर इन्वेंट्री में थे, कस्टमर 520 टायर के आगे। 10 टायर का स्टॉक आउट ऐसा साल भर में 30 बार हुआ है। और जीरो स्टॉक आउट मतलब जितना स्टॉक था कस्टमर उसकी रेंज में ही आए, ज्यादा मांगने नहीं आए, ऐसा साल में 33 टाइम्स हुआ है। नाउ इफ यू विल टोटल ऑल दिस तो टोटल विल बी 100। इट मींस ये 100% एक प्रोबेबिलिटी वो डिनोट कर रहे हैं। मैंने बोला ना एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं तो इनके जब तक सॉल्व नहीं करोगे समझ नहीं आएगा क्या है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देख लो, पेपर में बनेंगे जब सुन रखे होंगे तो भाई साहब ये 100% प्रोबेबिलिटी है। ये आप देखो इन सबका टोटल विल बी 100, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है कि भाई साहब टोटल 100% में से 2% ऐसा हुआ है कि 100 टायर के कस्टमर खाली हाथ लौट गए। 5% ऐसा हुआ है कि 80 टायर के कस्टमर्स खाली हाथ लौट गए। 10% ऐसा हुआ है कि 50 टायर के कस्टमर्स खाली हाथ लौट गए। 20% ऐसा हुआ है कि 20 टायर के कस्टमर्स, और 30% ऐसा हुआ है कि 10 टायर के कस्टमर्स खाली हाथ लौटे, और 33% तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक था, उतने ही कस्टमर आए। इसका मतलब अब अगर सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं मैंने अभी आपको बोला, अब वो बोल रहे हैं आपसे आगे की बात सुनो, आगे की बात पहले सुन लो। मेसर्स टायरो ट्यूब लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। प्रॉफिट कितना उनका चला जाता है, 150 रुपया। अगर कस्टमर खाली लौट जाएगा तो उन्हें 150 रुपया पर टायर जो है वो उनका प्रॉफिट जो है वो फॉरगॉन हो जाता है, वो नहीं कमा पाते, ये लॉस है। और स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑफ कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। और लेकिन अब ये सोच के कि कस्टमर खाली ना लौटे, अगर वो एक्स्ट्रा स्टॉक, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक एक्स्ट्रा मेंटेन कर ले तो पर यूनिट उन्हें 50 रुपए का खर्चा भी आएगा उसे मेंटेन करने का, अगर तुम एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करोगे तो। अब बच्चों इस सिचुएशन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस सिचुएशन को हमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब जैसे मैं पहले वाले को उठा रहा हूं, अगर मैं सोचूं कि मैं पूरे 100 टायर का स्टॉक मेंटेन कर लूंगा, कितने टायर का, पूरे के पूरे 100 एक्स्ट्रा, तो अब आप खुद सोचना क्या ये बुद्धिमानी होगी। उन्होंने बोला ऑप्टिमम स्टॉक बताओ, हमें कितना एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन कर लेना चाहिए, आप तो बस ये बता दो। तो बच्चों अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं। मुझे बताओ अगर मैं सोचूं कि यार ज्यादा से ज्यादा कितने टायर के कस्टमर आए, तो ज्यादा से ज्यादा 100 टायर के आए। अगर मैं 100 ही टायर एक्स्ट्रा रख लूं अपनी इन्वेंट्री में तो अब तो कस्टमर वापस जाएगा ही नहीं। यस, अरे गधे, पर ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 2% है ना कि एक्स्ट्रा 100 टायर के लिए कस्टमर आए। तो 2% प्रोबेबिलिटी पे तुम इतना सारा स्टॉक एक्स्ट्रा मेंटेन करोगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें 2 चीजों पे वर्क करना है पूरे टाइम। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी 2 चीजों पे वर्क करना है सर बताओ जरा।
एक, प्रोबेबल लॉस कितना हो रहा है अगर कस्टमर खाली लौट जाता है, तो माइंड इट, आई एम यूजिंग वर्ड प्रोबेबल लॉस। और दूसरा, एक्स्ट्रा स्टॉक को रखने के लिए मुझे कितनी कैरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। और ये दोनों मिलाकर जहां मिनिमम मिले, जो लोएस्ट हो, बस वही मेरा ऑप्टिमम स्टॉक बन जाएगा। सर नहीं आया समझ में, अभी आएगा देखो। अगर मैं एक्स्ट्रा 100 टायर का स्टॉक मेंटेन कर लूं तो बताओ फिर मेरा प्रोबेबल लॉस कितना है? 0। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा तो 100 ही टायर के कस्टमर आए हैं एक्स्ट्रा टायर के, तो इसका मतलब अगर 100 ही रख लिया स्टॉक में तो अब तो कस्टमर के वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो मेरा लॉस कितना होगा? 0। लेकिन 100 टायर मेंटेन करने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 50 रुपए से 5000 रुपया। इसका तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना बनेगा बच्चों? 5000। क्योंकि उनके जाने से लॉस, तो क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 100 टायर का स्टॉक रख लिया तो लॉस तो कुछ भी नहीं हो रहा कस्टमर के जाने, कस्टमर खाली लौटेगा ही नहीं। लेकिन 100 टायर को मैनेज करने के लिए 50 रुपए पर टायर प्राइस भी बियर करना पड़ेगा, तो आपका टोटल लॉस इस केस में टोटल कॉस्ट आएगी 5000। अगर एक्स्ट्रा 100 टायर का स्टॉक मेंटेन करोगे तो 5000 रुपया लगेगा। अब समझना ध्यान से, अगर एक्स्ट्रा 100 नहीं 80 टायर ही स्टॉक मेंटेन करूं, सपोज कितने टायर का स्टॉक मेंटेन करूं? 80। अब मुझे बताओ अगर मैं 80 टायर का स्टॉक मेंटेन करूंगा तो कितना कस्टमर चांसेस है खाली लौट जाएगा? 20 टायर का। देख पा रहे हो? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने टायर का कस्टमर आ सकता है? 100। तो इसका मतलब अगर मेरे स्टॉक में 80 पड़ा है तो 80 तो बेच दूंगा, 20 टायर का कस्टमर खाली लौट जाएगा, और जो खाली लौटेगा उससे मुझे कितना लॉस होगा पर यूनिट? 150। यस, इसका मतलब अगर मैं 80 टायर का स्टॉक मेंटेन करूं तो 20 टायर का कस्टमर खाली लौट सकता है और उसके लौट जाने से मुझे 3000 रुपए का लॉस हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 2%। देखो ध्यान से। सर 2% कैसे? भाई कब होगा ऐसा कि 20 टायर का कस्टमर खाली लौट जाए? मेरे पास स्टॉक में तो 80 टायर है, तो 20 टायर का कस्टमर खाली लौट जाए ऐसा तभी होगा जब कस्टमर आ जाए 100 टायर का। तो 80 तो दे दूंगा और 20 को भगाना पड़ेगा, भाई सब खत्म हो गया माल, जाओ यहां से। और 100 टायर का कस्टमर आएगा, इसके चांसेस कितने हैं? सिर्फ 2%। तो इसका मतलब 3000 का लॉस तो मेरा ग्रॉस लॉस आप ले लियो, लेकिन इसके होने के चांस सिर्फ 2% है, और मुझे यहां पे क्या लेना है? प्रोबेबल लॉस। ओ गॉट इट सर। तो यहां 60 रुपया मेरा प्रोबेबल लॉस है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस अब क्योंकि अब मैंने दोनों बातें बोली है, दोनों चीजों पे फोकस करो। कितने टायर एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करना है? 80, क्योंकि 80 टायर पे ये है, तो 80 टायर का अगर एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करोगे तो 50 रुपए पर टायर से कितना? 4000। इसका मतलब टोटल इस कंडीशन में अगर मैं अपने पास 80 टायर का स्टॉक मेंटेन करूं तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी लगने वाली है? तो मेरा टोटल कॉस्ट लगने वाला है 4060 रुपया। 20 टायर का स्टॉक आउट होने के चांसेस और 80 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन करने की कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में स्टॉक आउट का क्वेश्चन आएगा इन दो फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक, लॉस कितना होगा अगर कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, तो दूसरा, एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ेगी। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? डन सो, ये बात हमें पूरी समझ में आ गई। अब सुनना, अभी पूरी बात समझने के लिए एक और बार सब लोग ध्यान देना, एक और बार क्या तीसरा वाला भी समझो, उसके बाद जाके आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देखना, सपोज मैं 50 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन करूं तो 50 टायर्स की, तीसरा केस। अब अगर तुम 50 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने 50 टायर की इन्वेंट्री, तो मैंने बोला दो चीजें कंसीडर करना है, प्रोबेबल लॉस और कैरिंग कॉस्ट। तो 50 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन करोगे और 50 रुपए पर यूनिट से, तो कैरिंग कॉस्ट तो 2500 आएगी, पर प्रोबेबल लॉस कितना होगा? तो बताओ अगर तुम 50 टायर का स्टॉक मेंटेन करोगे तो कितने चांसेस है कि 80 टायर का कस्टमर आ सकता है? सर इसके चांसेस है 5%। आप देखो 80 टायर का कस्टमर कितने परसेंट आया? 5%। और कितने चांसेस है कि 100 टायर का कस्टमर आ सकता है? इसके चांसेस है 2%। अगर मेरे पास 50 का स्टॉक है तो 80 टायर का भी कस्टमर आ सकता है और 100 टायर का भी कस्टमर आ सकता है। मतलब अगर 80 टायर का कस्टमर आएगा और स्टॉक 50 है तो स्टॉक आउट कितना होगा? 30 टायर का, 30 टायर्स का स्टॉक आउट होगा। और अगर 100 टायर का कस्टमर आएगा तो स्टॉक आउट कितना होगा? 50 टायर का स्टॉक आउट होगा। इसका मतलब दो दो है मेरे पास।
अगर मैंने 50 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन की है और कस्टमर आया 80 टायर का, तो 30 टायर का स्टॉक आउट हो जाएगा। और अगर मैंने 50 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन की है और कस्टमर आया 100 टायर का, तो 50 टायर का स्टॉक आउट हो जाएगा, क्योंकि 50 स्टॉक में है तो 50 के वापस चले जाएंगे। अब लेकिन ध्यान से, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 50 टायर का स्टॉक और 100 का कस्टमर आ जाए? 2%, क्योंकि 100 टायर मांगने के लिए सिर्फ 2% ही आए। इसका मतलब 50 टायर का स्टॉक आउट होने के चांस सिर्फ 2% है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 50 टायर का स्टॉक और 80 के आ जाए? 5%। तो इसके होने के चांसेस सिर्फ 5% है। और ये तो हो गया कितने का स्टॉक आउट हो सकता है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। और स्टॉक आउट होने पे लॉस कितना है? 150 रुपया पर टायर। तो अब आप इसका टोटल करो, आपका टोटल प्रोबेबल लॉस कितना आ सकता है? तो आपका टोटल प्रोबेबल लॉस जब आप निकालोगे तो इट कम्स टू 375 रुपए। आप करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है? 2550 टायर को मेंटेन करने का और 375 प्रोबेबल लॉस 2875। अगर आप नोटिस करोगे हर एक लेवल पे क्या होता जा रहा है, मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है। 100 टायर मेंटेन करने पे 5000 की कॉस्ट लग रही थी, 80 टायर पे 4060, 50 टायर पे 2875। अब देखो जरा ध्यान से, 20 टायर पे यही कैसे काम करेगा? सब लोग ध्यान से देखना, अभी सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, आईसीआई ने क्या किया है तुम तो खुद से देखो, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। देखना अगला, अगर मैं 50 की जगह 20 ही टायर, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि 100 टायर मेंटेन कर लेता मैं तो मर जाता, क्योंकि 100 टायर में मेरा कॉस्ट 5000 है, 50 टायर में मेरा कॉस्ट 2875, कॉस्ट बहुत कम होता जा रहा है। सारी चीजें कंसिडर करने के बाद तो मैंने सोचा और नीचे जाता हूं। अगर मैं 20 टायर की इन्वेंट्री मेंटेन करूं, कितने टायर की? 20। अब मेरे को फिर से दो बातें, कैरिंग कॉस्ट, तो 20 टायर कैरी करोगे और 50 रुपए पर यूनिट है तो कैरिंग कॉस्ट होगी 1000 रुपीज, ये तो ठीक है। प्रोबेबल लॉस कितना होगा? अब देखना सारे बच्चे, अगर मैं 20 टायर का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो बताओ 50 टायर तक का कस्टमर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। मतलब कितने टायर का स्टॉक आउट हो सकता है? 30 टायर का स्टॉक आउट। 80 टायर का भी कस्टमर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। और इन्वेंट्री कितनी है? 20, तो 60 टायर का भी स्टॉक आउट हो सकता है। और 100 टायर का भी कस्टमर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। इसका मतलब कितना स्टॉक आउट हो सकता है? 80 टायर का स्टॉक आउट हो सकता है। तो मेरे पास तीन प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर मैं 20 टायर का स्टॉक मेंटेन करूं और कस्टमर आ गया 50 टायर का, तो 30 टायर का स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर कस्टमर आ गया 80 टायर का, तो 60 टायर का स्टॉक आउट हो जाएगा। और कस्टमर आ गया 100 टायर का, तो 80 टायर का स्टॉक आउट हो जाएगा। ये मेरी स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटीज है। सुन रहे हो आप मेरी बात को बच्चों? और इसके होने के चांसेस कितने हैं? अब जरा ध्यान से, अब ध्यान से इधर देखो, अगर 20 टायर का स्टॉक है और 50 का कस्टमर आ गया, लेकिन ऐसा होने के चांसेस कितने? 10%। तो 30 टायर का स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने? 10%। इसके होने के चांसेस कितने? 5%। आप देख सकते हो 20 टायर का स्टॉक है और 80 का कस्टमर आ गया तो 60 का स्टॉक आउट, पर ऐसा होने के चांसेस कितने? सिर्फ 5%। और ऐसा होने के चांसेस कितने कि 20 टायर का स्टॉक है, 100 का कस्टमर आ गया, सिर्फ 2%। तो 80 टायर का स्टॉक आउट होगा 2%। और इंटू क्या समझाया था? 150 रुपए स्टॉक आउट की कॉस्ट। तो ये हमारा टोटल प्रोबेबल लॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा जब आप इसका टोटल करेंगे? तो इट कम्स टू 1140। ओ हो। तो टोटल मिलाकर स्टॉक आउट कितना हो गया? 1140। कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 20 टायर की? 1000। तो टोटल कॉस्ट लो और कम हो गई 2140। सर इसका मतलब तो कॉस्ट रिड्यूस ही होती जा रही है, तो जो सबसे कम है वही कर दो, जीरो स्टॉक, तो आपकी सबसे कम कॉस्ट हो जाएगी। चेक इट। आप जो सोच रहे हो कि कॉस्ट तो हर लेवल पे रिड्यूस होती जा रही है, तो सीधे जीरो ही कर दो। अगर वो करोगे ना, अभी बैंड बच जाएगी। करके दिखाता हूं, आगे देखो, अभी समझ में आ जाएगा। अब मेरे मन में और लालच आया कि यार मैं तो जितना कम बफर स्टॉक करते जा रहा हूं उतना ही मेरी कॉस्ट गिरती जा रही है, तो क्यों ना मैं 10 ही टायर का स्टॉक मेंटेन करूं। अब देखना, अगर तुम 10 टायर का स्टॉक मेंटेन करोगे तो कैरिंग कॉस्ट तो तुम्हारी बहुत कम हो गई। 50 रुपए पर टायर कैरिंग कॉस्ट है, तो 500 रुपए कैरिंग कॉस्ट हो गई। लेकिन अगर तुम 10 टायर का स्टॉक मेंटेन करोगे तो तुम्हारा प्रोबेबल लॉस कितना होगा, जरा ये देखते हैं। अब बताओ कितना कितना स्टॉक आउट होने के चांस है? सर 20 टायर का कस्टमर आ सकता है तो 10 टायर का लॉस हो जाएगा, 20 का आएगा, 10 अवेलेबल है तो 10 का कस्टमर खाली चला जाएगा। अगर 50 टायर का कस्टमर आ गया तो 40 का कस्टमर खाली लौट जाएगा। अगर 80 का टायर का कस्टमर आ गया तो 70 टायर का कस्टमर खाली लौट जाएगा। और अगर 100 ही टायर का कस्टमर आ गया तो 90 टायर का कस्टमर खाली लौट जाएगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब इधर
ऐसा होने के चांसेस कितने परसेंट है? तो सब ध्यान से देखियो। सबसे पहले 20 टायर का कस्टमर आएगा, इसके चांसेस है 20%। इसका मतलब 10 टायर का स्टॉक आउट हो जाए, क्योंकि 10 का स्टॉक है और 20 का कस्टमर आया तो 10 का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस है 20%। 40 का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस है 10%। 80 का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस है 5%। और 100 का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस है 2%। मतलब स्टॉक आउट 90 का बचेगा, क्योंकि 10 तो है मेरे पास। अब इनको मल्टीप्लाई काय से कर दोगे? ऑब्वियसली इनको स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपए। जब इस सबका टोटल करोगे तो टोटल आपको कितना मिलेगा मालूम है? आपका टोटल आएगा 1695। अब जरा नोटिस करो, स्टॉक आउट कॉस्ट 1695 और 500 रुपए कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? अब जरा आप मुझे बताना सर। 2195। बच्चों नोटिस, आपकी कॉस्ट गिर रही थी और गिरी और गिरी और गिरी, बढ़ गई। ये ऐसे चल रहा था, गिरती जा रही थी, जितना वो होता जा रहा था अब बढ़ने लगी। तो ये हमारा पीक मिल गया हमें, जहां पे हमारी मिनिमम कॉस्ट थी। कौन सी? ये। क्योंकि इसके बाद कॉस्ट उल्टा रिवर्स हो गई, 0 टायर पे और कॉस्ट बढ़ जाएगी। सुन रहे हो? क्योंकि स्टॉक आउट होता जाएगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को? तो बच्चों, जहां पे कॉस्ट रिवर्सल हो गया, समझ जाओ कि उसके पहले ही आपका क्या था? वो मिनिमम। इसका मतलब आपका ऑप्टिमम स्टॉक कितना होना चाहिए? 20 टायर्स का होना चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि 20 टायर पे मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आ रही है। दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ इसे प्रेजेंट कैसे करें सर एग्जाम में? एग्जाम में प्रेजेंट करने का तरीका भी सिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कुछ भी नहीं करना, इस तरीके की टेबल बनाओ। टेबल कैसी? अगर मैं 100 का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो स्टॉक आउट होने के चांसेस अभी सिखाया था 0। और अभी इन 3 कॉलम को 2 मिनट के लिए छोड़ देना। तो बताओ, अगर 100 पे तो कोई स्टॉक आउट होना ही नहीं है, तो सीधा सिर्फ कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? 5000। ये 5000 मैंने यहां लिखी भी थी, अगर आपको याद हो। इस केस में 5000 की कॉस्ट थी। फिर दूसरा केस, अगर मैं 80 का स्टॉक मेंटेन करता हूं, देखना सब ध्यान, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं, सॉल्यूशन तो सिखा दिया। प्रेजेंटेशन कैसे होगा? इस ऐसी एक टेबल बनाना एग्जाम में। अगर मैं 80 का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो 2 चीजें चाहिए, एक प्रोबेबल लॉस और दूसरा उसको कैरी करने की कॉस्ट, और उन दोनों का टोटल कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, अगर 80 का स्टॉक मेंटेन करूंगा तो स्टॉक आउट होने के चांसेस अभी सिखाया था 20, क्योंकि 100 टायर तक का कस्टमर आ सकता है। और ऐसा होने के चांसेस कितने की 100 टायर का कस्टमर आएगा? 2%। ये 0.02 मतलब 2%। और अगर 20 टायर का स्टॉक आउट होगा तो लॉस कितना होगा? 150 रुपए पर यूनिट से 3000 और इंटू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल लॉस, तो प्रोबेबल लॉस आ गया 60। और एक्स्ट्रा आप 80 टायर मेंटेन करोगे तो 80 टायर को मेंटेन करने की कॉस्ट 50 से 4000, तो टोटल कॉस्ट आ गई 4060, जो मैंने अभी आपको निकाल के दी थी। अगर आप चेक करोगे वीडियो में आपको दिख जाएगी। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब सिमिलरली 50 टायर का मेंटेन करूंगा तो स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने हैं? तो 100 टायर का कस्टमर आएगा तो 50 और 80 टायर का कस्टमर आएगा तो 30। बस जो मैंने वहां पर लिखा था उसे यहां पर इन्होंने क्या करा है? इस टेबल में प्रेजेंट कर दिया है बच्चों। ये मिल गई आपकी एक्सपेक्टेड लॉस और ये मिल गया आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ये टोटल वही आया था हमारा भी 2875। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उसी डेटा को जो मैंने आपको सिखाया इस छोटी सी टेबल में क्या कर देना है? उठा के भर देना है। 20 टायर का कस्टमर आएगा तो 20 टायर का अगर स्टॉक मेंटेन करोगे तो क्या क्या हो सकता है? 50 टायर का कस्टमर भी आ सकता था, 80 का भी और 100 का भी। तो ये देखो, अगर 100 का कस्टमर आएगा तो 80 का स्टॉक आउट, अगर 80 का कस्टमर आएगा तो 60 का स्टॉक आउट, और अगर 50 का कस्टमर आएगा तो 30 का स्टॉक आउट। उसके चांसेस कितने? 2%, 5%, 10%। मल्टीप्लाई किया 150 से उसको और इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? प्रोबेबल लॉस। और ये 20 टायर मेंटेन करोगे तो ये 2140। देख रहे हो आप लोग? फिर 10 टायर का मेंटेन करने का उन्होंने ले लिया 2195 जो मैंने अभी निकाला था। और फिर 0 टायर पे आप खुद देखो आपकी कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2700, क्योंकि अब कैरिंग कॉस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 टायर है तो कोई एक्स्ट्रा कैरी कर ही नहीं रहे, तो कैरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, पर प्रोबेबल लॉस 2700 पहुंच जाएगा। तो जो हमने अभी निकाला कि सबसे कम लॉस किस लेवल पे आया था? 20 यूनिट पे, तो वही हमारा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा कि हमें 20 यूनिट का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। सुन रहे हैं बच्चों? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। आपको बात समझ में आ गया होगा व्हाई आई एम सेइंग
कि दीज आर एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, जब तक इन्हें एक बार सॉल्व करके नहीं देखोगे आपसे नहीं होंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 8, एबीसी एनालिसिस। सर एबीसी कॉस्टिंग अलग चीज है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस अलग चीज है। बच्चों एबीसी एनालिसिस से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखा गया है कि बच्चे बहराते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सॉल्व कैसे करना है। सबको पता है एबीसी एनालिसिस क्या होता है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। आपको पता है क्या होता है एबीसी एनालिसिस? भाई इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में तोड़ दो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। सब लोग ध्यान देना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इन्वेंट्री तोड़ दो। ए कैटेगरी में वो इन्वेंट्री आती है, क्वेश्चन बोलता है जो वैल्यू में 70% हो और स्पेस 10% ही घेरती हो। बी कैटेगरी में वो इन्वेंट्री आती है जो वैल्यू में भी 20% है और स्पेस भी 20% घेरती है। और सी कैटेगरी में वो इन्वेंट्री आती है जो वैल्यू में सिर्फ 10% है और स्पेस घेरती है 70%। मतलब इस एनालिसिस को जिसने बनाया उस इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि मैक्सिमम जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा होता है वो छोटी वैल्यू का स्टॉक ज्यादा होता है, वो ज्यादा जगह बहुत घेरता है और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और जो कीमती स्टॉक होता है वो कीमती स्टॉक जगह कम घेरता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपका घर ही एग्जांपल ले लो, तो आपके घर में जो सोना चांदी और कैश रखा है, आपका घर अगर 1500 स्क्वायर फीट का है तो सोना चांदी और कैश इतनी सी जगह में रखा होगा, 5 स्क्वायर फीट में, 2 स्क्वायर फीट में। लेकिन चटाई, चद्दर, गद्दे, तकिए कितनी जगह घेर रहे हैं? वैल्यू इनकी जरा सी है, स्पेस ज्यादा घेर रहे हैं। और इनकी वैल्यू कम है पर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है सोना चांदी, पर स्पेस कम घेर रहे हैं। इसी का नाम है एबीसी एनालिसिस। तो वो क्या बोलते हैं कि भैया ऐसे कंट्रोल करो कि आप तो कुछ इन्वेंट्री ए कैटेगरी में डाल दो जो वैल्यू का 70% कवर कर रही हो और स्पेस 10% ही घेर रही हो। कुछ इन्वेंट्री बी कैटेगरी में डाल दो जो वैल्यू का 20% कवर कर रही हो और स्पेस भी, मतलब मॉडरेट है, दोनों में वैल्यू और स्पेस दोनों में सेम है। और कुछ इन्वेंट्री 10% जो सी कैटेगरी में डालो जो जगह बहुत घेरती है लेकिन वैल्यू बहुत ही कम है उसकी। इसी का नाम एबीसी एनालिसिस है। यू कैन सी इन मॉड्यूल उन्होंने लिख रखे हैं ये परसेंटेज, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। नाउ लेकिन क्या वाकई में ये जो 70, 20 और 10% का रेशियो है क्या प्रैक्टिकली ऐसे ही चलता है? तो भाई साहब ये सिर्फ एक एनालिसिस ही, कोई लॉ नहीं है कि उसने बोला 70% मतलब 70% ही आना चाहिए ए कैटेगरी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में हो सकता है 70 की जगह ए कैटेगरी में 60% या 75% आइटम आ जाए, बी कैटेगरी में 15-17% या 22-23% भी आइटम आ जाए। सी कैटेगरी में जरूरी नहीं कि 10 लिखा तो 10 ही % आना चाहिए, ज्यादा कम भी हो सकता है। ये आपको समझना है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे एग्जांपल, कैसे क्वेश्चन एबीसी का अटेम्प्ट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 से आप समझ लो। उन्होंने बोला है कि भैया ये आपके सामने डिटेल है, आपको एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल से आप बना के दिखाओ, हमें प्लान बना के दो। बस ऐसे ही आएगा एग्जाम में। आप कैसे बनाओगे? तो उन्होंने आपको सारे आइटम बता दिए। कितने आइटम है? टोटल 12 आइटम्स है। पहला आइटम कितना है? 7000 यूनिट, दूसरा आइटम 24000, ऐसे करके टोटल बता दी कि इतने इतने आइटम की इतनी इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है और किस आइटम का क्या रेट है वो भी उन्होंने बता दिया कि ये आइटम का ये रेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में अगर ये आपको आ गया, आइटम का नाम आ गया, कौन सा 1 2 3 मतलब नाम है आइटम का, ये उसकी क्वांटिटी आ गई और ये 1 यूनिट कितने की, ये प्राइस आ गया पर यूनिट। अब उसने बोला एबीसी एनालिसिस करके दो हमें। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बच्चों, एबीसी एनालिसिस आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लीज फोकस। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 जो मैं सिखा रहा हूं वो ध्यान दो। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टेबल ड्रॉ करके उस टेबल में 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक, यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है, ध्यान से, और दूसरा यूनिट का टोटल क्वांटिटी। आई नीड 2 थिंग्स, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट पर आइटम, आइटम वाइज, आइटम वाइज। सर ये कैसे होगा? ये मैं दिखाता हूं कैसे होगा। ये देखिए, उन्होंने आपको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है ये वाला, लेकिन एग्जाम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोसेस नहीं मालूम इसकी और हम वो 70 10 10 70 में ही उलझे रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान देना। सबसे पहले तो आप एक टेबल बना लो जिसमें मुझे 2 ही चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक टोटल यूनिट्स और एक टोटल कॉस्ट। बस
यूनिट्स कितनी है, तो आइटम नंबर 1 की 7000, ये सारे क्वेश्चन में डेटा वहीं से उठा लिया, 2 की 24000, ये टोटल, और इन सब का यूनिट्स का क्या कर दोगे टोटल, तो ये पता चल गया कि टोटल 2,19,000 यूनिट्स है। 1 से लेके 12 नंबर आइटम मिला के उनकी क्वांटिटी इतनी है। सुन रहे हो आप मेरी बात को। दूसरी चीज आपको क्या निकाल लेनी है, उनकी टोटल कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो रेट पता है 7000 इंटू 5 तो 35,000, ये उसकी कॉस्ट आ गई। 24,000 इंटू 3 72,000, ये उसकी कॉस्ट आ गई। तो ये मल्टीप्लाई करके सारी ऐसे ही कॉस्ट निकाल दीजिए। तो टोटल जितनी भी क्वांटिटी उसकी क्या मिल गई, कॉस्ट मिल गई। क्वांटिटी का मतलब स्पेस और कॉस्ट का मतलब वैल्यू। अब क्या करना है, आगे ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1 में जैसे ही आपने ये करा, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 में आप इन दोनों का परसेंटेज निकाल दो, कितना कितना परसेंटेज है। कैसे कैसे सर, ये देखो, आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 2,19,000, तो ये 2,19,000 इज इक्वल्स टू 100%। तो अब अगर 2,19,000 100% के बराबर है, तो उसमें पहला आइटम कितना है, 7,000, तो 7,000 कितना परसेंट होगा, आप निकाल दो। तो 7,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो आंसर मिलेगा ये 3.1963%। ये सारे परसेंटेज है बच्चों, उनने ऊपर ही लिख दिया परसेंटेज। तो अब सारी यूनिट कितना कितना परसेंट स्पेस घेर रही है वो आपको मालूम चल गया कि टोटल 2 लाख, इनका टोटल था 2,19,000 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकली उसका टोटल कितना है, 3,55,770। ये जो वैल्यू निकली है सारा मल्टीप्लाई करने के बाद, अब बस आपको परसेंटेज में उसे क्या कर देना है बच्चों, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने यहां पर टोटल यूनिट्स निकाल दी, टोटल कॉस्ट निकाल दी। अब मैं बोल रहा हूं अगर इन यूनिट्स का टोटल है 2,19,000, तो उसमें दिस इज इक्वल्स टू 100%, देन 7,000 इज इक्वल्स टू कितना परसेंट, 24,000 इज इक्वल्स टू कितना परसेंट, ये आपने यूनिट्स का परसेंटेज निकाल दिया। सारी के सारी यूनिट्स का ऐसे परसेंटेज निकाल दो। ये दूसरी बात हो गई सर, बिल्कुल। सिमिलरली कॉस्ट का भी परसेंट निकालो। कैसे, अब दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 35,000, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 72,000, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 15,000, लाइकवाइज चलता जाएगा। आखिरी में इसका टोटल आ रहा है 3,55,770। बच्चों माइंडेड, ध्यान देना। अब ये 3,55,770 इज इक्वल्स टू 100%, तो बताओ 35,000 कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 9.83%। तो बताओ 72,000 इसका कितना परसेंट है, ये आ जाएगा 20%। तो आपने कुछ नहीं किया, इस टोटल का इंडिविजुअल परसेंटेज आपने निकाल दिया, तो सबके आपको परसेंटेज मालूम चल जाएंगे। नाउ आपके पास 2 परसेंटेज अवेलेबल है, अगर आप नोटिस करोगे, एक क्वांटिटी परसेंटेज वाइज अवेलेबल है, एक कॉस्ट या वैल्यू का परसेंटेज आपके पास अवेलेबल हो गया है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को बच्चों। अब क्या करना चाहिए सर हमको, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है जो मुझे बतानी थी। ये दोनों स्टेप बहुत आसान थी। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपको स्लैब बनाना है, स्लैब सिलेक्शन। सर ये क्या चीज है स्लैब सिलेक्शन, आप अपने आइटम्स को ध्यान से देखो। कॉस्ट 35,000, 72,000 जो टोटल कॉस्ट आई है, कैसे आई है, यूनिट इंटू पर यूनिट रेट 15,000। तो आप एक काम करो, आप यहां पर नोटिस करो आपकी हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी दिख रही है इन सब में मिला के, 35, 72, 15, 13, 57, 20 और सर 81,000 हाईएस्ट कॉस्ट नजर आ रही है। ठीक है 81। लोएस्ट कॉस्ट कितनी नजर आ रही है, देखना जरा, 2400 यहां दिख रही है। हाँ सबसे कम सर 2400 है। इसका मतलब मेरे को एक स्लैब बनाना पड़ेगा। लोएस्ट मेरा 2400 है, हाईएस्ट मेरा 81,000 जो भी था वो है। इसके बीच में मुझे 3 स्लैब बनाने हैं। ए कैटेगरी में मैं कितने आइटम रखूंगा, बी में कितने और सी में कितने। सपोज मैंने ऐसे बोला कि 50,000 से ऊपर अबव 50,000 में ए कैटेगरी में रखूंगा। फिर उसके बाद 20,000 से लेकर 50,000 तक के आइटम या जो भी है वो मैं बी कैटेगरी में रखूंगा, और बिलो 20,000 आइटम मैं सी कैटेगरी में रखूंगा। ऐसा रेंज इन्होंने भी बनाया, आप देख लो। 50,000 से ज्यादा को इन्होंने बोला ए कैटेगरी में, 15 से 50,000 को बी, और 15,000 से नीचे के आइटम्स को सारे उन्होंने किस कैटेगरी में रख दिया, सी कैटेगरी में रख दिया। सुन रहे हो आप मेरी बात को। ये किसके बेसिस पे ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे लेना है, ध्यान रखिएगा। तो अब जितने भी 50,000 से ऊपर वाले हैं, 1, 2 और 3, यही 3 है बस 50,000 से ऊपर वाले। तो इन तीनों को इन्होंने उठा के आप खुद नोटिस करो किस कैटेगरी में रख दिया, ए कैटेगरी में, ये आ गए। फिर 15 से 50,000 के बीच वाले सारे उन्होंने किस कैटेगरी में रख दिए, बी। तो जितने भी 15 से 50,000 की रेंज वाले होंगे वो सब आपको बी कैटेगरी में नजर आएंगे, और फिर उससे नीचे वाले सी कैटेगरी में, और फिर बस कुछ भी नहीं करना, हो गया खत्म, दैट्स इट।
सर क्या करा है ये, मतलब बहुत ही कुछ नहीं है, बहुत इजी एबीसी एनालिसिस। बस बच्चे कहाँ गड़बड़ करके आते हैं, स्टेप नंबर 3 स्लैब नहीं बना पाते हैं। स्लैब बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बहुत आसान है बनाना, टोटल यूनिट्स लिख दी, बाजू में उनका परसेंटेज निकाल दिया, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट निकाल दी, टोटल कॉस्ट का भी परसेंटेज वाइज बाइफर्गेशन कर दिया, यहां तक बहुत इजी है। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनो। अच्छा रैंकिंग भी होती है सर इसमें, हाँ रैंकिंग में कुछ नहीं है, जो सबसे ऊंची कीमत का आइटम है, सबसे ज्यादा कॉस्ट दिख रही है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट, उसे 1 नंबर, टोटल कॉस्ट सेकंड नंबर वाली जो है उसको 2 नंबर, तो कॉस्ट वाइज उसकी रैंकिंग कर दो। थर्ड नंबर पे कौन सी आएगी, उससे कम, तो मतलब सीधा सीधा ऐसे रैंकिंग आप कर दो उसके कॉस्ट वाइज, सबसे बड़ी कॉस्ट सबसे ऊपर, उससे छोटी 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 चली जाएगी, 12 पूरे 12 आइटम्स की 12 रैंक आ जाएंगी। ये तो सिंपल टेबल बन गई। ये टेबल बनाना टफ नहीं था, टेबल में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। टफ इसमें क्या है, स्लैब रेट। ये बच्चे गड़बड़ करके आते हैं एग्जाम में कि स्लैब नहीं बना के आते। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आप इग्नोर करोगे एग्जाम में, स्लैब बनाना। आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब हम इस कैटेगरी तक को ए मान रहे हैं, इसको भी इसको सी। नाउ इफ यू सी, क्या बताओ मुझे परसेंटेज वाइज वो 70-10 वाला क्राइटेरिया कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। आप देखो ए कैटेगरी में स्पेस वाइज कितना हो रहा है, 33%, जबकि कॉस्ट वाइज कितना हो रहा है, 59, जबकि वहां तो 10 और 70 लिखा था कि स्पेस घेरे 10% और वैल्यू होनी चाहिए 70%। तो वो सिर्फ एक एनालिसिस है, आपको एग्जैक्ट 10 और 70 करना जरूरी नहीं है। आप खुद देख लो यहां पर, ऐसा बिल्कुल भी वो वाले 10-70, 20-20, 70-10 वो वाला बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, आप खुद से देख सकते हैं। जैसे सी कैटेगरी में आइडियली क्या होता था, स्पेस घेरे 70%, वैल्यू होनी चाहिए 10%, पर यहां वैल्यू आ गई 13% और स्पेस घेर रहा है 42%। तो ये वेरिएशंस आ सकते हैं, इन वेरिएशन से घबराना मत। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टेबल बनाने के बाद कौन सा, ये आपका सिलेक्टिव कंट्रोल जो आप स्लैब बनाओगे, ये आपको बस ध्यान रखना है। ये आपका इलस्ट्रेशन 8 में जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी थी बच्चों। चलिए इसके बाद मैंने कौन सा बोला था आपको, इलस्ट्रेशन 7, 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पर भी जरा जल्दी से आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 को क्यों सर आपने एक्सेप्शनल बोला है, फटाफट देखते हैं क्यों बोला है, किसी रीजन से ही बोला होगा। ओके यस, EXE Limited has received an offer of quantity discount on its order of material as under। क्या ऑफर मिला है EXE Limited को क्वांटिटी डिस्काउंट पर? अगर वो 1200 टन माल खरीदता है तो उसे EXE Limited has received an offer of quantity discount on its order of material। भैया जितना ज्यादा माल खरीदोगे उतना आपको परचेज प्राइस आपको डिस्काउंटेड मिल जाएगा। जैसे अगर आप 500 टन से कम माल खरीदते हो तो आपको कितने में मिलेगा माल, 1200 रुपए पर टन। लेकिन अगर आप 500 से 1000 टन के बीच में माल खरीदते हो तो वही माल आपको 1180 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप 1000 से 2000 टन के बीच माल खरीदते हो तो वही माल आपको 1160 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप 2 से 3000 टन के बीच में खरीदते हो तो वही माल आपको 1140 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप 3000 या उससे ज्यादा टन माल खरीदते हो तो वही माल आपको 1120 रुपए में मिल जाएगा। मतलब वही माल 1200 में भी मिल सकता है और वही माल 1120 में भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर साइज कितना है, आप एक बार में कितना मंगा रहे हो। सुन रहे हो? हाँ सर समझ गए। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज 5000 टन। ए पता चल गया, ईओक्यू का फॉर्मूला सबको पता था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते थे, √2AO/C। ए एनुअल डिमांड था, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था और सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम था। राइट बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि यहां पर हमारा ए कितना है, एनुअल डिमांड 5000 है, ओ कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 है, और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, जो भी परचेज प्राइस होगा उसका 20% क्या है, सी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आप बताओ इकोनॉमिक परचेज लेवल कौन सा है। मतलब क्वेश्चन आपसे ईओक्यू पूछ रहा है, लेकिन ईओक्यू का फॉर्मूला तो होता था 2AO/C। अब यहां पर मुझे बताओ, ए तो पता है 2 × ए पता है 5000 टन, ओ पता है 1200 रुपए पर ऑर्डर, सी क्या है, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता सी। क्यों नहीं पता सर सी? क्योंकि भाई साहब सी है परचेज प्राइस का 20% और परचेज प्राइस जो है वो 1200 भी हो सकता है, 1180 भी हो सकता है, 1160 भी हो सकता है, 1140 भी हो सकता है, 1120 भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप एक बार में कितना माल मंगा रहे हो।
और एक बार में कितना मंगा रहे हो वही तो ईओक्यू से निकलता था। तो यहां फंस जाओगे, यहां पर इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, खत्म बात। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए जहां पर मांग तो वो ईओक्यू रहे लेकिन परचेस प्राइस अलग अलग है, इतनी क्वांटिटी, ऑर्डर साइज इतना होगा तो परचेस प्राइस इतना होगा, जहां पर परचेस प्राइस सब्जेक्टिव है वहां पर आपको क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना, इसलिए इसे मैंने एक्सेप्शनल क्वेश्चन बोला है। यहां ईओक्यू का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर सर इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? यहां पर तुम्हें अजम्पशन लेना पड़ेगा। सर कैसे अजम्पशन लेना पड़ेगा? ये रहा, देखो कैसे। आपको एक कोई क्वांटिटी हर एक रेंज में से अज्यूम करनी है। उनने आपको कितनी रेंज बताई थी जरा देखो, आपको उन्होंने रेंज बताई थी, या तो आप 0 से 500 टन खरीदते हो तो आपको वो कितने का मिलेगा? आपको वो 1200 रुपए का मिलेगा। अगर आप 500 से 1000 टन के बीच में खरीदते हो तो आपको वही 1180 का मिलेगा। अगर आप 1 से 2000 टन एक बार में खरीदते हो तो 1160 का मिलेगा। अगर 2 से 3000 टन एक बार में खरीदते हो तो 1140 का मिलेगा। और अगर एक बार में 3000 टन से भी ज्यादा खरीदते हो तो 1120 का मिलेगा। यही क्वेश्चन ने आपको स्लैब दे रखे थे कि एक बार में कितना खरीदते हो। तो अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर साइज को अज्यूम करना पड़ेगा, हर एक स्लैब में से कोई एक। अब जैसे मॉड्यूल ने क्या करा, इनमें से एक ऑर्डर साइज, सपोज हम 400 टन खरीद रहे हैं, इसके बीच में से एक ऑर्डर साइज निकाल लिया, फिर इसके बीच में से एक ऑर्डर साइज निकाल लिया, इसके बीच से एक ऑर्डर साइज निकाल लिया, इसके बीच से एक ऑर्डर साइज निकाल लिया और इससे एक ऑर्डर साइज निकाल लिया। ये सारे ऑर्डर साइज अज्यूम्ड है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि उन्होंने बोला कि क्वेश्चन ने में अलग अलग स्लैब दे रखे थे कि अगर इतना मंगाओगे तो इतना परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस के बेस पर हमने हर एक स्लैब में से एक कोई क्वांटिटी अज्यूम कर ली है। आप देखो मॉड्यूल ने क्या करा, पहले वाले में से 400 अज्यूम कर लिया। अब ये क्या सपना आ रहा है? मुझे बताओ, ये कैसे कोई बच्चा सोच सकता है कि हमें 400 क्वांटिटी अज्यूम करनी है? कोई बच्चा हो सकता है 300 अज्यूम कर ले, कोई 250 अज्यूम कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान रखना, ये अज्यूम्ड क्वांटिटी है, आपको हर एक रेंज में से कोई एक क्वांटिटी को अज्यूम कर लेना है बच्चों। और मेरा मानना है कि थोड़ा सिमेंट्रिक रखोगे एक जैसा तो अच्छा रहेगा। मतलब जैसे मॉड्यूल ने भी ये किया है, फर्स्ट वाले को जरूर उनने 400 लिया, बाकी हर एक से उनने फर्स्ट क्वांटिटी को ही अज्यूम कर लिया। आप नोटिस करो, और फिर उसके बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? उसके बेसिस पे अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता था? टोटल कॉस्ट आपका, तो टोटल कॉस्ट तो आप सबको मालूम होगा कैसे सॉल्व होता है। दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकलता है बच्चों? टोटल परचेज कॉस्ट जितना भी ए है, एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस, तो परचेज कॉस्ट निकल आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है बच्चों? आपका ए, दैट इज साल भर में कितना चाहिए, डिवाइड बाय ऑर्डर्ड क्वांटिटी, एक बार में कितना मंगा रहे हो, इससे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और इनटू ओ कर दोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है बच्चों? तो जो आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी है डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री, इनटू सी कर दोगे बच्चों तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये तो आपने ऑलरेडी ईओक्यू में पढ़ रखा होगा, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। मेरा पर्पस आपको यह समझाना नहीं है इस वीडियो में, मेरा पर्पस बस आपको हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस जहां कुछ एक्सेप्शनल चीज आ गई है जो रेगुलर से हटके है, ये वीडियो सीरीज सिर्फ ऐसी चीजें बताने के लिए बच्चों, जो एग्जाम में तभी बनेंगी जब यहां से देखकर जाओगे, वरना नहीं बनेंगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अलग क्या था? इस क्वेश्चन में नॉर्मल ईओक्यू का फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में हमें हर एक रेंज में से एक क्वांटिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उस क्वांटिटी पे मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और परचेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और तीनों को ऐड करके मेरी क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिलेगी। मैं एक आपको सॉल्व करके इसमें से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सारी क्लैरिटी जरूर आ जाए। सपोज अगर मैं एक बार में 400 यूनिट मंगा रहा हूं, तो बताओ 400 यूनिट एक बार में मंगाओगे तो परचेस प्राइस कितना होगा? तो आप खुद देख लो, 5000 खरीदना तो 5000 है साल भर में, इंटू 1200, क्योंकि एक बार में 400 मंगाओगे तो माल हमें 1200 रुपए का मिलेगा, तो परचेस प्राइस हो जाएगा 60 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप देखो, अगर आप 5000 मंगा रहे हो, ध्यान देना बच्चों, डिवाइड बाय एक बार में कितना मंगा रहे हो? 400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 12.5। पर ध्यान से 12.5 ऑर्डर होते नहीं, अब यहीं भी गलती करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया, इधर देखो, परचेस प्राइस कैसे निकलेगा? तो साल भर में 5000 इंटू 1200, 60 लाख रुपया, क्योंकि एक बार में तुम 400 खरीद रहे हो।
ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बताई, ए कितना है 5000 डिवाइड बाय एक बार में कितना मंगा रहे हो 400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे 12.5, पर 12.5 ऑर्डर तो होते नहीं है। कभी तुमने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो तो या तो एक ऑर्डर दोगे या दो या तीन या चार, कभी 4.5 ऑर्डर दे सकते हो, कभी 2.5 ऑर्डर दे सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको 12.5 की जगह राउंड ऑफ कितना करना पड़ेगा 13, 12 के बाद नेक्स्ट ऑर्डर 13 ही होगा, चाहे वो 12.1 आए चाहे 12.2 आए। आप अगला ऑर्डर दोगे तो वो 13वां ऑर्डर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे 13, और एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने बोला है 1200। अब आप खुद कर दीजिए 13 इंटू 1200, तो आपको मालूम चल जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 15,600। और कैरिंग कॉस्ट किसे बोलते थे, एक बार में कितना मंगा रहे हो 400, एवरेज इन्वेंट्री इंटू सी, सी कितना है इस बार 1200, अगर मेरा परचेस प्राइस है तो सी उसका 20% है, तो सी हो जाएगा 240। हर केस में सी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो परचेस प्राइस है उसका 20% सी है, जो परचेस प्राइस है उसका 20% सी है। सुन रहे हो आप मेरी बात को, कैरिंग कॉस्ट। तो बच्चों यहां पर जब इनका टोटल करोगे तो ये परचेस टोटल कॉस्ट आपको मिल गई क्वेश्चन की। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दी होल क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ 3 ही काम करने हैं। क्या 3 काम? टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल ए इंटू, आपको सबको मालूम है, ए इंटू परचेस प्राइस, ये लिखा भी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? ए अपॉन क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी इंटू 1200। ऑर्डर्ड क्वांटिटी में क्या ध्यान रखना है, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है ए अपॉन क्यू करने से, ओ क्यू ऑर्डर्ड क्वांटिटी करने से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो उसे हम नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, ये ध्यान रखना है, इनटू दिस। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता था? तो ऑर्डर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 20%। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? माइंडेड, डोंट ट्रीट दिस वीडियो लाइक अ रेगुलर क्लास, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेगुलर वीडियो नहीं पढ़ा रहा हूं। ये अगर रेगुलर होता तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता। मैं तो यहां आपको बता रहा हूं सिर्फ कि क्वेश्चन में क्या अलग हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जब ये आप पूरा निकालोगे, अब आप देख लो इसमें आपकी हर एक लेवल में मिनिमम कॉस्ट कहां पर पड़ रही है, ये तो बस यही आपका ऑप्टिमम ऑर्डर साइज हो जाएगा, ईओक्यू हो जाएगा कितना 1000। बस ये सॉल्व करना है। सर क्या ये चेंज हो सकता है फिगर? बिल्कुल बदल सकता है। अगर आपके ये जो एज्यूम्ड क्वांटिटी है कुछ और एज्यूम कर लो तो जरूरी नहीं है कि यही आएगा, हो सकता है आंसर इनमें से कोई दूसरा आ जाए फिर। तो ये अजम्पशन पर डिपेंड करेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ये हमारा पहला चैप्टर था, दैट इज मटेरियल से हमने उठाया है। चैप्टर नंबर 2 है जो मॉड्यूल में, उसके जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज लेबर के एक्सेप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।